तो हम लोग परिभाषा प्रकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो परिभाषा प्रकरण में नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कज्जली के बारे में। कज्जली क्या होती है? देखो, कज्जली का मतलब होता है जैसे काला, काजल के समान काला। तो कज्जली का पहले हम लोग इसका शाब्दिक मतलब लिख लेते हैं, काजल के जैसा काला। अब ये जो काजल के जैसा काला होता है कजली, इसको बनाते कैसे हैं? देखो, इसमें मुख्य रूप से वैसे पारद और गंधक, पारद और गंधक को लेते हैं और इसको क्या करते हैं, मर्दन करते हैं। मर्दन का मतलब होता है घोटना। मर्दन का मतलब होता है घोटना। तो इसको बड़े अच्छे से मर्दन करते हैं, यानी कि अच्छे से इसको घोट लेते हैं और घोटते घोटते कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो उसे ही कहते हैं कज्जली। और घोटना तब कब तक है, जब तक काला ना हो जाए। तो पारद और गंधक के योग को इतना घोटे, इतना ज्यादा मर्दन करे जब तक वो काला ना हो जाए, तो उसे कज्जली कहते हैं। जैसे घोटने के लिए क्या करते हैं, खरल लेते हैं। खरल इस प्रकार का होता है। खरल पत्थर का भी होता है, खरल जो होता है वो लोहे का भी होता है। ऐसे एक खरल होता है और इस प्रकार से एक मर्दन वाला डंडा होता है जो लोहे या पत्थर का बना होता है। तो इसमें आपको पारद रख देना है और इसी में आपको गंधक रख देना है। ठीक है, इसमें पारद रख दिया और गंधक रख दिया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसको मर्दन करते हैं। ये पारद है और ये गंधक है। इन दोनों को खूब ज्यादा आपस में रगड़ते हैं, मर्दन करते हैं, तो ये काला पड़ जाता है। इसे ही हम कजली कहते हैं। इसका नाम कज्जली भी है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको कज्जल भी कहते हैं, इसको कज्जल भी कहते हैं और इसको कज्जलिका भी कहते हैं। कज्जल और कज्जलिका भी कहते हैं। ये सभी इसके पर्याय हैं। कज्जल, कज्जलिका और कज्जली, ये सारे एक दूसरे के पर्याय होते हैं। देखो, इसका काम क्या होता है। कज्जली का जो प्रयोग है वो भी लिख रहे हैं यहाँ पर। इसका प्रयोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे गंधक लिया है, तो गंधक के स्थान पर उपरस के अन्य द्रव्य भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है लिख लें गंधक के नीचे, गंधक या उपरस के अन्य द्रव्य भी ले सकते हैं। उपरस, महारस और साधारण रस, ये जब हम लोग अभी पारद पढ़ेंगे, उसके बाद में उपरस में कौन से द्रव्य आते हैं, महारस में कौन से द्रव्य आते हैं, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो प्रयोग है, इस कजली का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर पारद और गंधक की जो कजली है, अनेक रस औषधियों को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। अनेक रस औषधियों को बनाने हेतु प्रयोग करते हैं। नंबर 1,
यानी रस औषधि देखो, जैसे ये एक तरीके से बेस होता है, पारद और गंधक। बेस जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक नदी है, उस नदी में एक पत्ता जो है बहते हुए जा रहा है। अगर उस पत्ते के ऊपर एक चींटी बैठ जाए, तो वो पत्ता डूबेगा नहीं, वो बहते हुए दूसरे किनारे पर चला जाएगा। तो पत्ता क्या हो गया उस चींटी के लिए? बेस हो गया। ऐसे ही पारद और गंधक की जो कजली बनती है, ये कजली जो है अन्य धातुओं को इसी में डाल दिया जाता है, तो ये पारद और गंधक उन धातुओं को अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर। और जब रस औषधि बन के तैयार होती है, जब आप उसको खाते हैं, तो खाने के बाद में पारद और गंधक तो आपके पेट में रह गया, जैसे पारद जो है इंटेस्टाइन में ही रह गया, लेकिन आपने दूसरी जो औषधि उसमें डाली थी, वो अवशोषित होकर अपना कार्य कर देगा। जैसे पत्ता जो है चींटी को उस पार लगा दे, और पत्ता तो नदी में बहता रहेगा, लेकिन चींटी दूसरी तरफ उतर जाएगी। तो एक तरीके से पारद गंधक क्या है, दूसरी रस औषधि को बनाने के लिए प्रयोग करता है। एक तरीके से ये कैरियर होता है, दूसरी औषधियों को बनाने का बेस और कैरियर दोनों होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या होगा, अन्य धातुओं के मारण के कार्य आता है। मारण के कार्य आता है। देखो, मर्दन अलग शब्द है और मारण अलग शब्द है। मारण का मतलब होता है भस्म बनाना। जैसे मारण के बारे में नेक्स्ट हम लोग यही लिख लेते हैं कि मारण क्या। पहली चीज तो कज्जली आपको, जैसे 5 नंबर की टिप्पणी में अगर कज्जली लिखने के लिए आ जाए, तो इतना आप उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हुए उस कैसे बनाते हैं और उसके प्रयोग क्या है, इतना आप लिख दीजिए। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो मारण क्या होता है। जैसे मारण शब्द का पहले हम जैसे ये समझे, किसी को मार दो। जैसे आपका गला दबा दे कोई अगर, तो आप मर जाए, और मरने के बाद में क्या आप दोबारा जीवित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो वैसे ही अगर आप किसी धातु को मार दीजिए मतलब उसको आग पर इतना तपाइए, इतना आग पर तपाइए कि दोबारा से वो अपने स्वरूप को प्राप्त ना हो, यानी कि भस्म बन गया, एकदम फाइन पाउडर बन गया। यही प्रोसेस कहलाता है मारण। देखो, मारण का एक श्लोक भी है, शोधितान शोधितान लोह धात्वादि विमर्द आदि भी अग्नि संयोगो अग्नि संयोगात भस्मीकरणम मारणम स्मृता। मारणम स्मृतम। देखो, इस श्लोक को समझने से पहले हम लोग एक बात समझेंगे। पहले एक हम लोग पहले समझते हैं कि आयुर्वेद की जो औषधियां बनाई जाती हैं, खासकर हैवी मेटल से, तो वो कैसे बनाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जैसे मारण करना है, तो
सबसे पहले स्टेप होता है शोधन का। सबसे पहले स्टेप होता है शोधन का। शोधन के बाद में फिर हम मर्दन करते हैं, फिर उसके बाद में हम मारण करते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेके इस श्लोक को हम लोग समझेंगे। एग्जांपल हम लेते हैं कि हमको लौह भस्म बनाना है। हमको क्या करना है? लोहे की भस्म बनाना है। तो लोहे की भस्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लोह लेना पड़ेगा। तो आपने लौह धातु ले ली। फिर लौह धातु को हम क्या करेंगे? शोधन करेंगे। शोधन मतलब जैसे आप बाहर लोहा पड़ा हो और उस लोहे को लाके खा सकते हैं क्या? भाई उस लोहे में बाहर जो लोहा पड़ा होगा उसमें न जाने कितने बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, न जाने कितने पॉइजनस जैसे आर्सेनिक है, टिन है, लेड है, कितने उसमें इम्प्योरिटी मिली होंगी। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं शोधन। तो शोधन के प्रोसेस होते हैं, उसमें हम लोग जब लौह धातु पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे शोधन के प्रोसेस। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे एक हम पात्र लेते हैं, उस पात्र में हम शोधन करने के लिए इस लौह धातु को इसके अंदर हमने डाल दिया। डाल ऐसे नहीं, पहले आग पे जैसे तपा लिया, तपाने के बाद में फिर इसमें कुछ लिक्विड वगैरह जैसे भरा, त्रिफला या गोमूत्र वगैरह जैसे इसमें भर दिया। इसमें हमने क्या किया? इसको डाल के तपाया, फिर इसमें डाल के बुझाया। तो उससे क्या हुआ? उसके बाहर जो इम्प्योरिटीज लगी हुई हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो भी हैं, तो सबके सब मर जाएंगे। या उसमें जो अन्य धातुओं की इम्प्योरिटी ऊपर लगी होगी वो सारी चीजें हट जाएगी। फिर हम क्या करें? उसके बाद में हमको बनाना है इसकी भस्म। भस्म बनाने के पहले हमको भस्म अच्छी बने, ताकतवर बने, उसके लिए सबसे पहले हमको करना होगा इसका मर्दन। फिर हमने एक खरल लिया, इस तरीके से एक खरल लिया। ये एक खरल लिया और इस खरल में एक मर्दन करने वाला इस तरह होता है, और इसमें हमने लौह धातु भर लिया। ये लौह धातु हमने भर लिया। लौह धातु भरने के बाद में इसको हम लोग कुछ स्वरस, इसी में हम स्वरस डाल दें। स्वरस मतलब किसी पत्ती का निचोड़ स्वरस कहलाता है। स्वरस इसमें डाल दें, या इसमें गोमूत्र डाल सकते हैं, या इसमें त्रिफला का काढ़ा बना के डालें, त्रिफला क्वाथ। तो डिपेंड करता है कि हम किस धातु का यहाँ पर शोधन कर रहे हैं। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय स्पेशल धातु के लिए या किसी भी मेटल के स्पेशल मर्दन के लिए उसके लिए स्पेशल स्वरस, गोमूत्र या त्रिफला काढ़ा या और बहुत सारी लिक्विड चीजें इसमें मिलाई जाती हैं। फिर इसका हम यहाँ पर खूब सारा क्या करते हैं? मर्दन करते हैं। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हमने क्या किया था? शोधन कर लिया, स्टेप वन। स्टेप टू हमने क्या कर लिया? उसको अच्छे से घोट के मर्दन कर लिया। अब देखो, जैसे यहाँ लोहे की धातु है, अब यहाँ हम लोहे की धातु को अगर त्रिफला में हम अच्छे से घोट ले, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अच्छे से अगर घोट ले, तो वो लोहे का जो सोख लेगा, त्रिफला क्या करेगा? थोड़ा सा सोख लेगा। सोखने से क्या होगा? एक तो जब मर्दन करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वो जो औषधि है, जो स्वरस वगैरह है, वो उसमें सोख लेगा, तो औषधि के गुण उसमें आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये भी हो जाएगा, औषधि के गुण हो जाएंगे। अब ये मर्दन वर्दन करने के बाद में फिर हम क्या करें? इसको फिर हम करते हैं सराव संपुट। क्या करेंगे? सराव संपुट। इसको भी आगे मैं लिखाऊंगा कि सराव संपुट क्या होता है। कुछ नहीं, बस इसकी इतना ही होता है। सराव का मतलब होता है सकोरा। जैसे अगर आपके घर में घड़ा अगर है, तो घर में अगर घड़ा है तो घड़े के ऊपर बंद करने के लिए एक सकोरा होता है। और आपने देखा होगा सकोरा इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे होता है सकोरा।
अब हम सराव संपुट, संपुट का मतलब होता है जैसे कैप्सूल, आपने कैप्सूल खाया होगा, कैप्सूल में एक तरफ कैप्सूल जो फिल करते हैं तो दवा भर दीजिए, ऊपर से उसको बंद कर दीजिए, वही होता है संपुट। तो ये जो लोहे का हमने क्या किया, मर्दन किया, घोंट लिया था उसको इसमें इस तरीके से भर दिया। भरने के बाद में हमने क्या किया, दूसरा सकोरा इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया। अब दूसरा सकोरा उसके ऊपर अगर रख दो तो ऐसा तो है नहीं कि वो बंद हो जाएगा। फिर आचार्य लोग क्या करते थे, आचार्य लोग करते थे इसके चारों तरफ इस तरीके से ऐसे मिट्टी का लेप लगा देते थे, फिर उसके ऊपर कपड़ा लपेटते थे, फिर मिट्टी का लेप लगा देते थे, तो अच्छे से वो बंद हो जाता था। अच्छे से वो क्या होता है, बंद हो जाता था। तो ये जो अच्छे से मिट्टी का लेप लगाने के बाद बंद हो गया, यही प्रोसेस कहलाता है सराव संपुट। सराव संपुट आपने कर लिया, फिर क्या करेंगे, अब उस समय देखो, उस समय गैस चूल्हा तो होता नहीं था, ना इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह होता था, उस समय होते थे उपले। उपले यानी कि जिनको आप कहते हो कंडा, देसी लैंग्वेज में कंडा, जिससे आप बाटी चोखा बनाते हो। तो उस समय वो उपले होते थे, इस तरीके से उपलों का ढेर लगा होता था। जमीन के नीचे गड्ढा खोदा जाता था और उस गड्ढे में उपले इस तरीके से रख दिए जाते थे। देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, ये उपले जो होते हैं, अगर जैसे एक उपला जलाओ तो हो सकता है टेम्परेचर वहां का 100 डिग्री पहुंचे। अगर जैसे 100 उपले जलाओ एक साथ तो हो सकता है टेम्परेचर 1000 पहुंच जाए। अगर 1000 उपले जला दो तो हो सकता है टेम्परेचर 2000 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। तो अभी अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कितने उपले जलाने पर कितना तापमान होगा, या कितने उपले जो है किस धातु के लिए जलाने चाहिए। देखो कितना अच्छा उस समय दिमाग था। उपलों का साइज स्टैंडर्ड साइज उपलों का होता था, ऐसा नहीं छोटे बड़े उपले नहीं होते थे, स्टैंडर्ड साइज एक रखा जाता था। उसके उपलों को एक गड्ढे में भर के आग लगा दी जाती थी। आग लगाने से पहले आपका ये जो पीछे अभी आपने बनाया है गोल सराव संपुट, इसको आपने ऐसे रख दिया। रखने के बाद में कुछ उपले आपने इसके ऊपर रख दिए। फिर क्या करते हैं, फिर इसमें लगा देते हैं आग। आग लगाने के बाद में ये ज्वालाएं जलने लगी, देखिए आग जल रही है, ऐसे आग जल रही है। आग जलने के बाद में जब ये आग अपने मन से शांत हो, जब आग अपने मन से शांत होती है तो इसे कहते हैं स्वांग शीत। स्वांग शीत का मतलब क्या होता है, स्वतः ठंडा होना। अपने मन से जब कोई चीज ठंडी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्वतः ठंडा होना, यानी कि स्वांग शीत। अपने आप ये ठंडा हो गया। फिर इस सराव संपुट को आप निकालिए। सराव संपुट आपने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में फिर से हमको क्या करना है, एक खरल लेना है। फिर से हमने एक खरल लिया इस तरीके से, और उस खरल में इसके अंदर जो लोह डाला था, उस लोह को हमने फिर से यहाँ पे रखा और इसको हमने अच्छे से फिर से घोटा, क्योंकि अब लोहा क्या है, बहुत आग लग चुकी है ना, तो हल्का हो गया होगा, बुरबुरा हो गया होगा। तो जब उसको घोटोगे तो चूर्ण जैसा बन जाएगा, जैसे चूरन होता ना वैसा बन जाएगा। फिर से हमको यही प्रोसेस करना है। फिर से इसलिए हम ये प्रोसेस करेंगे ताकि वो जो मोटा चूर्ण बना है वो पतला हो जाए। फिर से मतलब इतनी बार, कम से कम 100 बार ये प्रोसेस करेंगे तो इतना महीन पाउडर बनता है कि अगर आप 2 उंगली के बीच रखकर उसको मसल दीजिए तो आपकी उंगली की जो रेखाएं हैं उसमें वो भर जाए, उसमें वो भर जाए, इसका मतलब अब जाके भस्म अच्छी बन गई। जब मैं भस्म परीक्षण पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि क्या क्या हमको परीक्षा करनी है। देखो, अब ये तुमको मैंने बता दिया भस्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने तुमको क्या नहीं पढ़ाया, मारण नहीं पढ़ाया है। अब पढ़ा हम क्या रहे हैं, मारण पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली में मैंने मारण पढ़ा दिया। तो यही जो लास्ट वाला स्टेप हम लोग जो ये सराव संपुट करके जो पूरा भस्म निर्माण हो जाता है, यही पूरा प्रोसेस कहलाता है मारण। अब दोबारा से श्लोक पे आओ। अब आपने ये पूरा पढ़ लिया मारण कैसे होता है, अब श्लोक पे आइए। श्लोक क्या कह रहा है कि
शोधितान लोह धातु आदि। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? शोधन, यानी कि लोह आदि धातुओं का शोधन करके, पहला स्टेप मैंने यही बताया था। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? विमर्द स्वरस आदि भी। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि स्वरस शोधन करके फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या करेंगे? स्वरस आदि से मर्दन करेंगे। स्वरस आदि से क्या करेंगे? मर्दन, यानी कि घोट लिया। फिर तीसरा स्टेप क्या कह रहा है? तीसरा स्टेप कह रहा है अग्नि संयोग तो भस्मीकरणम। अग्नि संयोग तो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि अग्नि संयोग, अग्नि संयोग करके, अग्नि संयोग का मतलब होता है अग्नि पर तपा कर, अग्नि संयोग करके भस्म निर्माण करना। भस्म निर्माण करना क्या कहलाता है? मारणम स्मृतम। स्मृतम मतलब कहलाता है, मारण कहलाता है। क्या कहलाता है? मारण कहलाता है। तो ये मारण की डिफिनीशन है। जब भी एग्जाम में आए तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरह से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जिस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाए हैं उसी प्रकार से आप भी डायग्राम बनाकर चीजों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे भावना के बारे में। भावना, भावना वो वाली भावना नहीं जो आप लोग पसंद करते हैं, वो भावना नहीं है। ये आयुर्वेद की भावना है, ये अलग है। देखो, ये भावना जो है इसका भी एक श्लोक हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, जिन बच्चों को श्लोक नहीं याद होता है वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, श्लोक की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप लिखें अच्छे से, वही बहुत है। तो इस भावना का श्लोक क्या है? यच्च चूर्णितस्य, यच्च चूर्णितस्य धातो धात्वाद द्रवय संपेस्य संपेस्य शोषणम भावनम तन्मतम विज्ञेय भावना चा निगद्यते। निगद्यते मतलब कहते हैं। किसे भावना कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो इसको फिर पहले हम वैसे समझते हैं और उसके बाद में फिर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पहले हम लोग समझते हैं, फिर बाकी बाद में समझते हैं। तो यच्च चूर्णतस्य धात्वय आद द्रव्य संपेश शोषणम भावनम तत्। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या लें? एक खरल लें। ये हमने ले लिया एक खरल। ये हमने ले लिया एक खरल ले लिया। अब इस खरल में एक मर्दन करने वाला डंडा होता है, ये आपको पता है। और उसके बाद में लिखा है कि धातु आदि कोई धातु है और इस धातु को चूर्ण कर लिया है।
धातु को चूर्ण करके खरल में रख दिया है। ठीक है? और उसके बाद में क्या करें कि इस धातु को जो चूर्ण करके आपने खरल में रखा है, इसमें हमको डालना है। इसमें क्या-क्या चीज़ें डाल सकते हैं? इसमें हम डाल सकते हैं जल, स्वरस, क्वाथ, जल, स्वरस, क्वाथ आदि डाल दें। देखो, पहला स्टेप क्या हुआ? स्टेप 1 आपने क्या किया? धातु को चूर्ण करके इस खरल में भर दिया। स्टेप 2 आपने क्या किया? उसमें जल, स्वरस, क्वाथ आदि डाल दिया। देखो, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कितना डालें? स्वरस जल कितना डालें? तो एक यहीं पर हम इस तरीके से तीर बना लें कि कीचड़ जितना कीचड़ जितना गीला होने तक। ठीक है? तो आपने क्या किया? एक खरल लिया, उस खरल में धातु के चूर्ण को रखा, फिर उसमें जल डाल दें या किसी पत्ती का रस निकाल के डालें या काढ़ा डालें। लेकिन कितना डालना है? जब तक ये जो धातु वाला चूर्ण है, ये कितना हो जाए? ये कीचड़ जैसा गीला हो जाए, बस इतना ही आपको इसमें डालना है। फिर उसके बाद में क्या करना है? फिर जब आपने ये डाल दिया, फिर घोटना है, यानी कि फिर इसका आपने मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद में ये क्या होगा? घोटते-घोटते क्या होगा? सूख जाएगा। घोटते-घोटते क्या होगा? ये सूख जाएगा और जब ये सूख जाए, तो इसे क्या कहते हैं? एक भावना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक भावना। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर अक्सर टिप्पणी लिखने के लिए आती है। भावना क्या है? बहुत आसान है, दोबारा से रिवाइज करें। अब श्लोक पे आया, श्लोक पे क्या लिखा हुआ है कि यच्च चूर्णतस्य धातु आदि, यानी कि धातु आदि का चूर्ण, धातु आदि का चूर्ण। फिर आगे क्या लिखा है? द्रवय संपेश शोषणम। फिर आगे क्या है? इसमें क्या करना है? द्रव मिलाना है। द्रव मिलाकर, अब ये द्रव क्या है? ब्रैकेट में भी लिख लें। द्रव मतलब स्वरस, क्वाथ, स्वरस, क्वाथ या जल, ये द्रव है। इसको मिलाकर तो धातु आदि का चूर्ण द्रव मिलाकर, फिर क्या लिखा है? संपेश मतलब मिलाना। संपेश का मतलब होता है मिलाना, यानी कि जल वगैरह मिलाकर। फिर क्या लिखा है? शोषणम, तब तक घोटे जब तक, शोषण मतलब सूख न जाए, तब तक आपको घोटना है। और यही भावनम तन्मतम, यही भावना, यानी कि उस द्रव की जो तत्व हैं, वो जो धातु में मिल जाते हैं, यानी कि उसकी जो भावन हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? भावनम चा निगद्यते, उसे ही भावना कहते हैं। बात समझ में आई? भावना क्या होता है? तो भावना क्या हुआ कि धातु आदि के चूर्ण को खरल में रखें, फिर उसमें कीचड़ जितना गीला होने तक, जैसे कीचड़ गीला होता है उतने ही जल स्वरस डाल के घोंट दें और वो सूख जाए। घोटते घोटते सूख जाए, चूर्ण जैसा एकदम बन जाए, वही एक भावना होती है। ये तो हुई बात भावना की। लेकिन अब इसमें कीचड़ जैसा गीला हो जाए, अब एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती है और ये पीजी का क्वेश्चन भी बनता है। अगर क्वाथ से भावना देना है, क्वाथ से भावना देनी हो तो सबसे पहले क्वाथ से भावना देनी हो तो
क्वाथ का निर्माण, क्वाथ मतलब काढ़ा, काढ़ा कैसे बनाएंगे, ये क्वाथ निर्माण आवश्यक है। ये क्वाथ निर्माण कैसे करेंगे, ये पीजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको चूर्ण रूप औषधि के समान क्या करना है, आपको चूर्ण रूप औषधि चूर्ण रूप औषधि के समान, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, नहीं पता लगे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे। जो धातु चूर्ण था, धातु चूर्ण के बराबर क्वाथ वाली औषधि लेकर, क्वाथ वाली औषधि लेकर इसको क्या करें, कूट लें, कूट कर इसका क्या करें, चूर्ण बना लें, और इस चूर्ण को 8 गुना पानी में, 8 गुना जल में मंद अग्नि पर, मतलब धीरे धीरे अग्नि पर उबाल लें। जैसे चाय बनाते हैं उसी तरीके से धीरे धीरे से इसको उबाल लें 8 गुना जल में। और जब ये उबल कर, यानी कि पानी जो है अष्टमांश शेष रह जाए, अष्टमांश, अष्टमांश का मतलब होता है 1/8 शेष रह जाए। जैसे आपने 1 लीटर जल लेके उबाला हो, तो 1 लीटर पकते पकते जब 125 ml केवल बच जाए, यानी कि अष्टमांश जब शेष रह जाए, तो इसको छान लें। और ये छानने के बाद में भावना द्रव के रूप में इस्तेमाल करें। भावना, देखो ये जो बात है केवल, ये बात केवल किसके लिए है, काढ़े से अगर आपको भावना देनी, बाकी स्वरस से देना हो, दूध से देना हो, गाय के मूत्र से देना हो, जल से देना हो, तो उतना ही डालेंगे जितने में वो कीचड़ जैसा गीला ना हो जाए। लेकिन अगर आपको काढ़े से भावना देनी है तो सबसे पहले आपको काढ़ा बनाना पड़ेगा। और काढ़ा कैसे बनाना पड़ेगा, कि जितनी औषधि को हमको भावना देनी है उतने चूर्ण के बराबर आपको जिस काढ़े से भावना देना है वो वाली औषधि लेना है, फिर उसको कूट के चूरन बना लेना है। फिर 8 गुना जल में धीरे धीरे से उसको पकाएंगे। जब वो अष्टमांश शेष रह जाए उसको छानकर फिर उसको भावना के रूप में, भावना द्रव के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। फिर वैसे ही करना है आगे, ये काढ़ा उसमें डालेंगे खरल में, फिर घोटते रहेंगे, घोटते घोटते जब सूख जाए तो एक भावना हो जाएगी। जैसे कहा जाए कि 3 भावना देनी है, 4 भावना देनी है, तो ये प्रोसेस 3 बार करें। 3 भावना के लिए 4 भावना देनी है तो ये प्रोसेस 4 बार करें। ठीक है, तो ये हुई बात भावना की। बाकी कल पढ़ते हैं, आज बस इतना ही।